वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं माय फादर इज स्ट्रेंज का 9th पार्ट। तो चलिए चलते हैं सीरीज के अंदर, जहां मिया जोर लगा के मना करती है कि जे और यू शादी के बाद घर पर रह नहीं सकते। फिर अचानक जोई भी बोल देता है कि घर में वैसे भी बहुत लोग हैं और जगह बहुत ही कम। इस तरह दोस्तों जोई भी मिया की साइड लेता है, लेकिन बैन सबसे कहता है कि देखो फैसला हो चुका है और अब सबको इस फैसले को मानना होगा। ये सुनकर मिया गुस्से में सीधे छत पर चली जाती है। जोई भी उसके पीछे चला जाता है। अब दोस्तों अगली सुबह की बात है। जोई बड़ा खुश होता है कि कम से कम आज तो बाथरूम खाली है और वो वॉशरूम जाता है। पर दोस्तों वो आज भी सही ढंग से कर नहीं पाता, क्योंकि बाहर से रेहा बार बार दरवाजे पे फोड़ रही होती है कि खोलो खोलो खोलो। अब आगे देखते हैं तो हना मिया को मिलने के लिए बुलाती है और दोनों एक छोटे से कैफे में लंच करते हैं। हना मिया को समझाती है कि देखो तुम्हें जे को सब बता देना चाहिए कि उसकी गर्लफ्रेंड यू तुम्हारे साथ पहले बदतमीजी करती थी जब तुम 10th में थी। काफी सोचने के बाद मिया भी परेशान हो जाती है कि अगर उसने जे को सब कुछ बता दिया और फिर भी जे ने यू से शादी कर ली तो शायद वो जे को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। फिर मिया दोस्तों ऑफिस में यू से सीधा सवाल पूछ लेती है कि सुना है तुम बिना माफी मांगे हमारे घर में रहने का प्लान बना रही हो। और ये कहते कहते मिया पुरानी बातें याद करती है और बताती है कि कैसे यू ने उसे स्कूल में बुली किया था। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि यू माफी मांगने का नाम ही नहीं लेती और माफी मांगने के बजाय अपनी सफाई देती है। अब एक फ्लैशबैक में चलते हैं, जब टीचर क्लासरूम में यू को ढूंढने आती है तो मिया कहती है कि यू वॉशरूम में है, लेकिन टीचर कहती है कि सुनो जैसे यू आ जाए तो उसे मेरे ऑफिस में भेज देना। अब यहाँ पर मिया कह देती है कि शायद यू अपनी स्टेप मदर के साथ रहती है, इसलिए वो अपनी माँ को नहीं ला पाएगी। और दोस्तों यू ये सारी बातें सुन लेती है और शर्मिंदा भी हो जाती है, क्योंकि यू नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड है। अब मिया ने टीचर को ये बता दिया था तो यू को बड़ा बुरा लगा। और अब प्रेजेंट में मिया यू से कहती है कि देखो अच्छे से मुझसे माफी मांग लो। लेकिन जब यू माफी नहीं मांगती तो मिया कहती कि ठीक है, फिर मैं भी अपने भाई को सब बता दूंगी। वो तुरंत जे को कॉल करके कहती है कि मेरे पास कुछ जरूरी बात है कहने को। और फिर इस तरह दोनों अगले दिन काम के बाद मिलने का प्लान बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यू को हना का कॉल आता है, क्योंकि हना उसका इंतजार कर रही थी कैफे में। यू जैसे उससे मिलती है ना तो हना सीधा बोल देती कि बैठो और एक बात बताओ तुमने मिया के साथ ऐसा क्यों किया। तब यू परेशान होकर कहती है कि मैं मिया के परिवार से जलन करती थी। और यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ मिया के डैड उसके लिए गरम गरम लंच लेकर आते हैं और यू दूर से देखती रहती है। उसके मन में जलन होती है क्योंकि उसके पास कोई नहीं था जो उसकी इतनी फिक्र करता। और इस तरह यू मिया और उसके डैड के बीच के प्यार को देखकर थोड़ी उदास हो जाती है। और अब प्रेजेंट में यू हना को समझाती है कि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और मैं अपनी स्टेप मदर के साथ रह रही थी। मेरे पास तो लंच के लिए पैसे भी नहीं होते थे, फिर भी मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में अपने दोस्तों से बात तक नहीं कर सकती थी। अब हना उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनती है, लेकिन कहती है कि ये तो कोई वजह नहीं है किसी को बुली करने के लिए। तुम्हें देखो पछताना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए मिया से। अगर मिया तुम्हें माफ कर देती है तो मैं भी कर दूंगी, अगर नहीं तो मैं भी नहीं करूंगी। इस तरह हना यू को समझा कर चली जाती है और यू बिल्कुल दुखी हो जाती है। घर जाकर यू अपने बिस्तर पर बैठी होती है और पूरी सिचुएशन पर अफसोस करती है। दूसरी ओर दोस्तों जे और अंकल अपना नाइट शिफ्ट का काम करते हैं और जो भी वो काम कर रहे थे ना बड़ा थकाने वाला काम था। अब आगे मॉम और जोई घर में अकेले होते हैं, दोनों मिलकर आराम से लंच करते हैं। तभी अंकल को दिखाते हैं। रात भर काम करने के बाद वो बड़ा थक चुका था। उसे वैसे तो आराम करने का मन करता है, लेकिन उसके और भी काम होते हैं तो वो कर नहीं पाता। उसे दोस्तों फोटोग्राफी स्टूडियो का काम भी मिस नहीं करना था। तो अंकल बड़ा थकान में धीरे धीरे काम कर रहा होता है। तभी वो ओनर से पूछता है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, लेकिन बॉस मना कर देता है। लेकिन तभी आंट देख लेती है कि बॉस अंकल को डांट रहा है। उस अंकल के लिए बड़ा बुरा लगता है। तो जैसे बॉस बाहर निकलता है आंट उसको धमका देती है कि देखो काम करवाना है तो अच्छे से करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। इसके बाद वो अंकल का बड़े अच्छे से ध्यान रखती है, उसे गरम गरम लंच खिलाती है। आगे दोस्तों रिकॉर्डिंग सेंटर के सभी एम्प्लॉयज एक इंपॉर्टेंट सॉकर मैच देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। रेहा मैच के दौरान शियोल से अलग अलग सवाल करती रहती है और शियोल उसको टेक्निकल मूव समझाता रहता है। जब दोनों पॉपकॉर्न के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उनके हाथ टच हो जाते हैं और फिर जब सभी चीयर करते हैं तो एक्साइटमेंट में रेहा शियोल को गले लगा लेती है। मैच के बाद भी रेहा मस्ती से शियोल के साथ चलते हुए स्किपिंग करती है। तभी शियोल का भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों गले मिलते हैं और हाथ में हाथ डालकर निकल जाते हैं। रेहा तो दोस्तों अभी भी गलत फहमी में है कि कहीं ये दोनों लवर्स तो नहीं है। अब आगे लंच के वक्त शियोल और उसका भाई अपनी जिंदगी की बातें करते हैं। शियोल तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है, लेकिन वो उसके फादर को पसंद नहीं। और जो उसका भाई है वो बिजनेस संभालता है फैमिली का। लेकिन अभी के लिए शियोल का मेन फोकस सॉकर है। धीरे धीरे पता चल जाता है कि शियोल और उसके फादर के बीच जो दूरी है उसका असली वजह क्या है। उसकी असली वजह यही है कि शियोल को स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन उसके पापा को नहीं। अब आगे यू मिया से बात करना चाहती है तो दोनों बाहर जाते हैं। यू पूछती है कि मिया तुमने जैसे बात की क्या, तो मिया सीधे जवाब देती है कि देखो अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यू उससे तुरंत माफी मांगती है कि प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से शादी करने दो, उसे कुछ मत बताओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। यहाँ से सीन कट होता है और जे अपने फोन पर शादी का हॉल देख रहा होता है। तो मिया उससे कैफे में मिलती है और पूछती है कि भाई
क्या तुम उस औरत से प्यार करते हो? एक बात बताओ, तुम्हें उसमें पसंद क्या है? तब जे बताता है कि यू मुझ पे भरोसा करती है, मुझे कॉन्फिडेंट फील करवाती है। और उसके चेहरे की मुस्कान से मिया समझ जाती है कि जे सच्चे दिल से यू से प्यार करता है। और फिर वो भी सोच लेती है कि वो यू के बारे में अपने भाई से कुछ नहीं बताएगी। दूसरी ओर हना और क्रिस ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं। दोनों हाथ में हाथ डाल के ग्रोसरी स्टोर के रास्तों में आराम से घूम रहे होते हैं। रेहा भी वहीं स्टोर में होती है और उन दोनों को देख लेती है दोस्तों। फिर रेहा चुपके से उनकी पिक्चर्स भी ले लेती है, धीरे धीरे उनका पीछा भी करती है। तभी हना और क्रिस अपार्टमेंट नंबर 2003 में घुसते हैं। रेहा भी अपार्टमेंट का नंबर क्लिक कर लेती है। फिर हना को एक मैसेज आता है, हना और क्रिस की फोटो। तो जैसे ही हना और क्रिस वो फोटोज को देखते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि वो दोनों पकड़े गए हैं। पकड़े जाने पर दोस्तों हना अपनी छोटी बहन रेहा को कॉफी शॉप में बुलाती है और रेहा सीधा सवाल पूछती है कि एक बात बताओ, मॉम और डैड को पता चलेगा तो क्या करोगी? तो हना तो अपनी छोटी बहन को चुप रहने के लिए कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। रेहा की डिमांड भी बड़ी सिंपल होती है, एक डिजाइनर बैग। और फिर हना भी दोस्तों उसको बैग खरीद कर देने का वादा कर देती है और साथ ही कहती है कि सुनो, ये राज अपने तक ही रखना। इसी बीच यहाँ क्रिस बड़ा नर्वस होता है। उसे डर होता है कि कहीं वो पकड़े ना जाए, मतलब सभी को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन तभी हना वापस आती है और कहती है कि मैंने रेहा का मुंह बंद कर दिया है पैसे से। अब आगे ऑफिस में दोस्तों जोय और मिया एक मीटिंग के लिए साथ जा रहे होते हैं और मीटिंग के दौरान यू जोय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आउटफिट्स दिखाती है। तो जोय तो जानबूझकर सभी आउटफिट्स को रिजेक्ट कर देता है, बोलता है कि ये पुराने स्टाइल्स है और दूसरे एक्टर्स पहले भी पहन चुके हैं। इस तरह वो यू को डांट भी लगा देता है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है क्या फैशन की। अब मीटिंग खत्म करके जोय निकल जाता है, लेकिन जब वो यू को स्टाइलिस्ट पे चिल्लाते हुए सुनता है ना, तो वापस आ जाता है और कहता है कि मिस यू, तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुमने बचपन में बहुत लोगों का दिल दुखाया है, सभी को डराया है तुमने। अब दोस्तों जो ये सारी चीजें इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो मिया की हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसका टाइमिंग और तरीका थोड़ा गलत पड़ जाता है। और अब मिया भी दोस्तों काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि जोय उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर कर रहा है। मिया सीधे कह देती कि देखो, मुझे दूसरी टीम में ट्रांसफर करवा दो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। जोय भी कह देता है कि ठीक है, मैं डायरेक्टर से बात कर लूंगा, डायरेक्टर गैंग से। थोड़ी देर के बाद दोस्तों मिया यू से टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे को बड़ा गंदा लुक देते हैं। मिया उसे सिर्फ एक ही चीज कहती है कि सुनो यू, अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारे बारे में बस। अब दोस्तों हना को दिखाते हैं जो बड़ी टेंशन में होती है क्योंकि उसे अभी भी ये लग रहा होता है कि कहीं रेहा ने घर में मेरे और क्रिस के बारे में बताया तो नहीं। तो वो जानबूझकर मिया को कॉल करती है और थोड़ा इधर उधर की बातें पूछने लगती है कि घर में सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। मिया भी कहती है कि सब ठीक है, लेकिन सुनो, यू ने मुझसे माफी मांग ली है और मुझे बढ़िया फील हो रहा है। वैसे कॉल के बाद दोस्तों हना चैन की सांस लेती है, ये सोचकर कि रेहा ने अब तक घर में कुछ नहीं बताया। आगे दोस्तों नीना और बैन को दिखाते हैं। वो असली हनाओं की चाची से मिलने नर्सिंग होम जाते हैं। रास्ते में बैन अपने बचपन की उनके साथ कुछ पुरानी यादों में खो जाता है। फिर एक फ्लैशबैक में मार्शल आर्ट्स क्लास के बाद कोच टीम को समझाता है कि देखो, मैच के पहले सभी अपने बिहेवियर पर ध्यान रखें, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तभी घर जाते वक्त बैन कुछ स्टूडेंट्स को एक लड़के को मारते हुए देखते हैं। पहले तो वो सोचता है कि मैं उसे बचाने जाता हूँ, लेकिन तभी उसे कोच की बात याद आती है कि परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है ताकि सब कुछ बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाए। लेकिन जब वो वापस क्राइम सीन पे आता है तो वो लड़का बेहोश हो जाता है, उसके सिर से खून बह रहा होता है। पुलिस आती है और बिना बात समझे बैन को कातिल मानकर अरेस्ट कर लेती है। बैन तो बार बार कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पुलिस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अब बैन की माँ जब पुलिस आती है तो वो अपनी माँ को बताता है कि माँ, मैंने बस रिपोर्ट की थी, मैंने कत्ल नहीं किया और जिन बच्चों ने मारा मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। लेकिन दोस्तों कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और इस तरह बैन को उस लड़के की मौत का दोषी मानकर जेल भेज दिया जाता है और 3 साल की सजा दी जाती है। फिर भी वो अपने निर्दोष होने की बात पर कायम रहता है। उसकी माँ ये सब सह नहीं पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट में दोस्तों नीना और बैन उस पेनफुल मेमोरी को याद करते हैं। अब आगे श्योर और उसका भाई रेहा की योगा क्लास को ज्वाइन करते हैं और दोनों कपल की तरह वर्कआउट कर रहे होते हैं। रेहा भी उनको अपने सही तरीके से बैक सीधा करने में मदद करती है, लेकिन वो दोनों इस तरह से वर्कआउट कर रहे होते हैं कि रेहा को लगता है ये दोनों कर क्या रहे हैं, फ्लर्टिंग या वर्कआउट। अब लेसन के बाद रेहा उसके भाई से पूछती है, यानी कि शियोल के भाई से, कि कैसी लगी क्लास। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ और धीरे धीरे दोस्तों वो रेहा का नंबर मांगता है, साथ ही डेट पर चलने को कहता है। रेहा भी सोचती है कि ये आदमी पागल है क्या। आगे बाहर मिया और जोय आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन दोनों चुपचाप गुजर जाते हैं। तभी मिया को टाइबो का कॉल आता है जो पूछता है कि क्या हो गया, तुम्हारा और जोय का झगड़ा हुआ है क्या। मिया कहती है कि देखो, झगड़ा हुआ या ना हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जोय के साथ काम नहीं करना चाहती। फिर आगे दिखाते हैं दोस्तों तो जोय जय से फ्रिज से कैबेज निकालने को कहता है। जय तो इग्नोर करके कहता है कि सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं क्योंकि तुम मुझसे हाइट में छोटे हो। इस तरह दोस्तों इनकी आपस में बकवास चलती है और अब पेरेंट्स डे आ रहा होता है। जय कुछ स्पेशल करना चाहता है अपने मॉम डैड के लिए, तो वो मिया और रेहा की राय भी पूछता है।
अब जैसे ये भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो जोई वहां से गुजरकर पूछता है कि क्या मैं कुछ हेल्प करूं। लेकिन दोस्तों यहाँ भी जे कह देता है कि अरे तुम अपने काम से काम रखो बस। लेकिन रेहा कहती है कि अरे यार आने दो ना जोई को भी, उसके आइडिया भी सुन लेते हैं, शायद हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि वो देखो रिच है, उसको कई सारे आइडिया पता है। लेकिन दोस्तों जे फिर इस बात को रिजेक्ट कर देता है और मियाँ भी हाँ में हाँ मिलाती है। बेचारा जोई अपने रूम में उदास होकर चला जाता है। जोई अपने कमरे में बैठा सोचता है कि यार मैं यहाँ पर रह क्यों रहा हूँ, ना ही कोई मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है, तो फायदा क्या यहाँ पर रहने का। इसलिए वो डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो अपने पेट टर्टल को उसके बॉक्स में डालकर कार में बैठकर निकलने वाला होता है कि तभी नीना और बैन वहां से गुजरते हैं। तो वो जोई को देखते हैं और सोचते हैं कि जोई शायद अभी काम से वापस आया है। लेकिन दोस्तों जोई तभी अपना मूड चेंज कर लेता है क्योंकि वो नीना और बैन का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए वो वापस घर चला जाता है। अब आगे दोस्तों रेहा को ये टेंशन होती है कि सिर्फ मुझे पता है हना और क्रिस के बारे में, एक काम करती हूँ मियाँ को भी सब बता देती हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, एक फ्रेंड की कहानी के तौर पर। लेकिन दोस्तों पहले तो वो इस तरह बताती है जैसे वो सारी कहानी उसकी फ्रेंड के साथ हो रही हो, लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो कह देती है कि सुनो ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, ये हना के बारे में है। ये सुनकर तो मियाँ भी शॉक, तो रेहा उसे चुप कराती है और पिक्चर्स दिखाती है जो उसने उस दिन क्लिक की थी। मियाँ को तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो क्रिस को ओ माई बॉस के प्रोड्यूसर के रूप में पहचानती है। अब एक रात तो ये बात मियाँ भी अपने दिल में दबा देती है, लेकिन वो सोचती है कि क्यों ना जय को भी ये बात बता दूं क्योंकि वो है तो हमारा बड़ा भाई। फिर मियाँ और रेहा प्लान बनाती है कि काम के बाद हम उसे सब बता देंगे। अब आगे दोस्तों नीना और जोई रेस्टोरेंट में बैन की मदद करने के लिए नीचे आते हैं। मियाँ तो पहले से ही रोल के ऑर्डर को पैक कर रही होती है, फिर जोई भी रोल पैक करने की कोशिश करता है। आगे दिखाते हैं दोस्तों क्रिस और हना को दोनों डेट पर जाते हैं, दोनों मजे में तस्वीरें खिंचवाते हैं। आज तो लगता है दोनों बहुत ही फ्री है और किसिंग सेल्फीज ले रहे होते हैं। तभी मियाँ सोचती है कि मॉम तो घर पर है नहीं, तो मैं जे को आराम से सारी बात बता देती हूँ हना और क्रिस के बारे में। वो कहती है कि हना किसी लड़के के साथ रह रही है। जे थोड़ा लेट रिएक्ट करता है और फिर चिल्ला पड़ता है कि क्या हना किसी लड़के के साथ रह रही है क्या। रेहा तो उसे पिक्चर्स भी दिखाती है, लेकिन तभी नीना घर के रूफ टॉप पर कपड़े सुखाने के दौरान सब कुछ सुन लेती है। वो भी जोर से दरवाजा ठोकती है कि क्या हना किसी लड़के के साथ रह रही है। वो फिर चिल्लाती है दोस्तों, तो मियाँ धीरे से कहती है कि हाँ मॉम। नीना को तो बेहोशी छाने लगती है और वो तुरंत एड्रेस मांगती है। डर के मारे रेहा अपार्टमेंट नंबर 2003 दिखा देती है कि वहाँ पर रहते हैं वो। अब आगे हना क्रिस से अपनी डेट की तस्वीरें अपने फोन में भेजने के लिए कहती है, लेकिन नींद में क्रिस गलती से फोटोज अपनी मॉम को भेज देता है और जैसे ही लैंडलेडी बिया को तस्वीरें दिखती है वो गुस्से में पागल हो जाती है और तुरंत अपने बेटे के अपार्टमेंट जाने लगती है। दूसरी ओर नीना ने टैक्सी बुलाई होती है और वो भी हना के अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। नीना भी पहले पहुंच जाती है और दरवाजे पे जोर जोर से चिल्लाती है कि दरवाजा खोलो, मुझे सब पता है। हना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो नीना अंदर आ जाती है और हना के डर के मारे हालत खराब। ये कम नहीं था दोस्तों कि इसी बीच लैंडलेडी बिया भी अपार्टमेंट में दाखिल होती है। हना की मॉम तो हना को पीटने लगती है और कहती है कि सुनो कोट पहनो और चलो मेरे साथ। आगे दोस्तों जे और उसकी छोटी बहन डिसाइड करते हैं कि अब बैन को हना के बारे में सब कुछ बताना ही होगा। तो जैसे ही बैन ये खबर सुनता है, बैन काफी हिला देने वाले शौक में बाहर निकलता है और अपने बच्चों को सीधा ऊपर जाने का ऑर्डर दे देता है। तभी दोस्तों नीना और हना भी टैक्सी से घर पहुंच जाती है। बैन नीना को अंदर लेकर जाता है और हना तो बस अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे शर्मिंदगी में चली जाती है। फिर जब हना अपना सर झुका के सॉरी कहती है ना, तब नीना का गुस्सा फिर से आसमान पे चला जाता है। सॉरी बोल रही हो, सॉरी। नीना गुस्से से चीख कर हना की सारी हरकतों का काउंट स्टार्ट कर देती है कि कैसे तुम पहले दिन से ही हमें बेवकूफ बनाने का प्लान कर रही थी। हना भी अब धीमी आवाज में कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला। नीना तो दोस्तों ये सुनकर इतने गुस्से में हो जाती है ना कि उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हना फिर कहती है कि देखो दो एडल्ट साथ में रह रहे हैं, इसमें गलत क्या है। तभी बैन तुरंत बीच में कह देता है कि क्या कर रही हो, अपनी माँ से ऐसे बात कर रही हो क्या, तुम्हारी शादी नहीं हुई है और तुम एक लड़के के साथ अपार्टमेंट में रह रही हो अकेले। वहीं दोस्तों लैंडलेडी बिया अपने बेटे क्रिस को अच्छी तरह खूब डांट लगा रही होती है। अब आगे जे भी एक के बाद एक करके हना से सवाल पूछता जाता है, तो हना उससे कहती है कि तुम्हें क्या है मुझसे। तभी जे कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ मैंने मॉम डैड को डिसअपॉइंट किया, पर तुमने उनका विश्वास तोड़ा है। तुम नहीं जानती कि तुम उन दोनों के लिए क्या हो। हना इस बात को समझ जाती है, लेकिन उसका पॉइंट यहाँ पर यह होता है कि मुझसे हमेशा कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मुझ पर इन चीजों का। जे कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तभी मियाँ भी बीच में बोल देती है कि हना मुझे हमेशा तुम पर गर्व होता, लेकिन इस बार तुमने गलती की है। और दोस्तों रेहा तो बस डरी डरी सब कुछ देख रही होती है। दूसरी ओर जोई और टर्टल छत पर चले जाते हैं क्योंकि घर में बहुत ही शोर हो रहा था। जोई को लगता है कुछ तो गलत हो रहा है पक्का, लेकिन कोई उसे कुछ बता ही नहीं रहा होता है। आगे रेहा दोस्तों ग्रैंड माँ के पास जाती है। वहाँ वो हना के बारे में सबको बताती है और कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता कि हना जो फैमिली की शान थी उसने अपने पेरेंट्स को ऐसा धोखा दिया। अब अगले दिन दोस्तों क्रिस और हना एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि घर पर हालात काफी खराब है। क्रिस थोड़ा कंफ्यूज होता है कि अब क्या करे। फिर दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। जब तक सिचुएशन सेटल नहीं होती तब तक बस मैसेज में बात करेंगे। दूसरी ओर दोस्तों मियाँ कॉन्फ्रेंस रूम में जोई का इंतजार कर रही होती है और यहाँ पता नहीं मियाँ एक बार फिर से पिघल जाती है। वो जोई से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ फिर से काम कर सकती हूँ। जोई भी एग्री कर लेता है,
लेकिन पर्सनल और वर्क लाइफ को सेपरेट रखना पड़ेगा, ये भी कहता है वो। तो इस बात पर मिया सजेस्ट करती है कि दोनों बेसिक रूल्स सेट कर लेते हैं। वो रूल्स को फिर व्हाइट बोर्ड पे भी लिख देती है। काम पर जोई उसे इंटर्न बुलाएगा और घर पर जूडो। कितना क्यूट है ना। और वो जोई को एक्टर जोई बुलाना जारी रखेगी। आगे दोस्तों नीना इतनी अपसेट होती है कि रात को सो ही नहीं पाती और बैन को भी बड़ी टेंशन होती है कि कहीं नीना बीमार ना पड़ जाए दोबारा। बैन नीना को समझाने की कोशिश करता है और कहता है शायद हमें हना और क्रिस की शादी करवा देनी चाहिए। नीना को ये सुनकर दोस्तों और ज्यादा शॉक लगता है। कहती है कि उस लैंडलेडी बिया के साथ रिश्तेदारी कभी नहीं। दूसरी ओर जोई को एक नई सेलिब्रिटी वैन मिलती है जो एजेंट कैंग ने उसके लिए कहीं से अरेंज की होती है। जोई भी खुशी के मारे मिया को वैन की कीज देकर कहता है तुम प्रेस करो। और मिया की खुशी ये देखकर देखने लायक होती है, जैसे उसके सपने सच हो गए हो। इतनी एक्साइटमेंट में मिया जोई का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जोई भी ऑकवर्डली अपना हाथ हटा लेता है। फिर वो कहता है कि चलो इस वैन का जरा टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं। आगे क्रिस एक सूट पहनकर एक बास्केट फूड्स लेकर बयून फैमिली के घर पहुंचता है। डोर को मिया और जोई खोलते हैं और अंदर उसे बुलाते हैं। तभी मिया अपने मॉम डैड को भी बुला लेती है। यहाँ क्रिस झुककर नीना और बैन से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। देखो मैं किसी भी सजा के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर पूरा रूम साइलेंस से भर जाता है कि अब क्या करें। तो दोस्तों इसी के साथ इसका 9th पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।